ओके, वेलकम बैक। पीएचपी के इस कोर्स में, पीएचपी के इस बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स में अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। लास्ट लेक्चर के बाद ये काफ़ी अरसे के बाद एक ट्यूटोरियल बनाने का टाइम मिला, क्योंकि हम काफ़ी वर्डप्रेस वगैरह में बिज़ी हो गए थे। तो ये अब फाइनली इस सीरीज़ को हम मूव ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि बेसिक्स हम सारे स्टडी कर चुके हैं पीएचपी में, जिसमें हमने बेसिक सिंटेक्स से लेकर डेटाबेस क्रिएशन और डेटाबेस में डाटा ऐड करना, रिट्रीव करना और अपडेट वगैरह करना, हमने सब कुछ सीख लिया है। अब हम बाकायदा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत फंक्शनल या बहुत बड़ी ऐप तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बेसिक ऐप जिसमें हर चीज़ जो पीछे हम पढ़ कर आए हैं पीएचपी में, वो सारी अब हम इस्तेमाल करेंगे और एक बेसिक सीएमएस क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे। वो सीएमएस मैं डिसाइड कर लूँगा किस टॉपिक के ऊपर हो, या तो हम कुछ एपीआईज़ के ज़रिए देख लेंगे या कोई सिस्टम बना लेंगे जो नॉर्मली आपको आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में या वैसे एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी दे सकता है कि पीएचपी के जो मेथड्स हैं वो किस तरह बेस्ट पॉसिबल वे में आप इस्तेमाल करके कस्टम पीएचपी की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और उसमें हम फिर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे पीएचपी के साथ और एक कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो अब उस तरफ बढ़ने से पहले आपको पीएचपी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक्स आपको सिखाना लाजमी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इटसेल्फ एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसमें आप बाकायदा अगर CS वगैरह कर रहे हैं, बैचलर्स वगैरह कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर साइंसेज में, तो इसके ऊपर काफ़ी सारे जो चैप्टर्स हैं, बुक्स हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर ही होती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वीडियो के अंदर हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रॉम स्क्रैच हर चीज़ पूरी पढ़ा सकें। लेकिन इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिक काम कैसे करती है, उसका सिंटेक्स क्या होता है और उसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, ईजीएस्ट वे में मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। उसके बाद प्रैक्टिस मेक थिंग्स परफेक्ट। तो जब आप W3 स्कूल वगैरह और दूसरी जगह पर जब आप उसके बाद रीडिंग वे में जाएंगे, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया होगा कि एक्चुअल में वो चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, और उनको आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन कर लूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप PHP वर्जन 5 के ऑनवर्ड आपके पास इनेबल हुई। PHP 5 के बाद से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स हैं वो PHP में आपको अवेलेबल हुए। उसके बाद PHP के प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जो कि हमने पीछे लेक्चर्स में स्टडी करते हैं, फंक्शंस बनाना और फंक्शन को इस्तेमाल करना, और उसमें और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है या ऊप का जो मेथड है, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से फास्ट है, ईजियर टू एग्जीक्यूट है और क्लीनर देन द प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप काफ़ी सारे फंक्शंस क्रिएट करते हैं, आपने यूज़र का डाटा रिट्रीव करना है, आप एक फ़ंक्शन बनाएंगे। आपने यूज़र का डाटा इंसर्ट करना है, आप एक फ़ंक्शन बनाएंगे। आपने यूज़र का डाटा अपडेट करना है, आप एक फ़ंक्शन बनाएंगे। और आपने यूज़र का डाटा डिलीट करना है, तो आप एक फ़ंक्शन बनाएंगे। तो ये आपके पास 4 डिफरेंट फंक्शंस हैं और इसमें काफ़ी सारी जो वेरिएबल्स हैं या चीज़ें हैं वो सेम हर फंक्शन में आपको बार बार लिखनी पड़ेंगी। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम क्लासेस का सहारा लेते हैं, तो क्लासेस आपके उन्हीं फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर देती है एक, और आपके कोड को ड्राई बना देती है, यानी कि डोंट रिपीट योर सेल्फ। क्लास बेसिकली फंक्शंस के लिए एक टेम्पलेट है जिसमें आपके काफ़ी सारे, अब ये जो आपने अलग-अलग फंक्शन लिखे हैं और उनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो सेम हैं, सबसे पहले आपका ये कोड एलिमिनेट हो जाएगा। और क्लास के अंदर जो आप फंक्शंस, जब वही फंक्शंस जब क्लास के अंदर हम मूव करेंगे, वो बन जाएंगे उस क्लास के मेथड्स, और उन मेथड्स में फिर आप सेम जो चीज़ रिपीट होनी है, यानी कि अगर का यूज़र की ID आप पास कर रहे हैं हर फंक्शन में, हर मेथड में, तो वो आप एक ही दफ़ा डिफ़ाइन करेंगे प्रॉपर्टी की सूरत में, और उस प्रॉपर्टी को आप उस क्लास पे आने वाले तमाम मेथड्स के अंदर इस्तेमाल कर सकेंगे। एक आपका कोड जो कह लें कि अगर 100 लाइनें हैं, तो वो आपका कोड
50 लाइनों पर या 60 लाइनों पर आ गया। एक तो आपका कोड कम हो गया, जितने नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा होंगे उतना ही आपके सर्वर के ऊपर उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। तो पहला फ़ायदा आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मेथड में क्लास को इस्तेमाल करने का क्या हुआ कि आपका कोड शॉर्ट हो गया। दूसरा, आप जो डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं, जैसे यूज़र का डाटा रिट्रीव करना है, अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, तो आप अलग-अलग फंक्शन बनाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको फिर क्या करेगा कि आप एक ही क्लास के अंदर ये सारे मेथड्स बना सकेंगे और एक ही क्लास या एक ही ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए आप वो सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकेंगे। यानी कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है उसमें या तो फंक्शन डाटा होल्ड कर रहा होता है या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन क्लास की सूरत में, एक क्लास में जो मेथड्स होते हैं, एक क्लास डाटा भी आपको प्रोवाइड कर रही होती है, डाटा के ऊपर भी काम कर रही होती है और ऑपरेशंस भी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर या सिंटैक्स आपके सामने है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। इसमें क्लास के कीवर्ड के ज़रिए आप क्लास डिफ़ाइन करते हैं और उस क्लास को एक नेम देते हैं। उसके बाद आप सिंपली 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उन 2 कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान आपके क्लास की बॉडी है जिसमें आप अपना कोड राइट करते हैं। और क्लास के अंदर जैसे आप फंक्शंस में वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह क्लास में वही वेरिएबल्स आपके पास प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। और जो आप फंक्शंस बनाते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, वही फंक्शंस आपके पास क्लास में आने के बाद मेथड्स बन जाते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स जो आप डिफ़ाइन करते हैं, उनके क्लास के अंदर एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जो कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये 3 किस्म के आपके पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जो कि उस प्रॉपर्टी या उस मेथड की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं सर्टन लेवल्स के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक मॉडिफायर अप्लाइड होता है सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के ऊपर, लेकिन आप उनको फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं ये इस क्लास के बाहर एक्सेस किए जा सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स की बाकी 2 टाइप्स का भी आपको बता दूं। पब्लिक के बाद आपके पास होती हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड की सूरत में जो मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसी क्लास के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं या उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं। और उसके बाद जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं क्लास के, वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं। आउटसाइड ऑफ दैट क्लास भी एक्सेस नहीं किया जा सकता और दूसरी किसी फाइल में भी उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि जो हम क्लासेस बनाते हैं उनके हम ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फिर उन ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए हम इस क्लास में मौजूद प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। तो उसके लिए oop.php के नाम से मैंने यहाँ पर फाइल बनाई है और अब देखें ये हमारे पास क्लास है यूज़र की। अब सबसे पहले तो इस डॉक्यूमेंट में हमें इस class.php की फ़ाइल को इंक्लूड करना होगा ताकि हम इसमें लिखा गया कोड इसके ऊपर एक्सेस कर सकें। उसके लिए मेथड हमने पहले पढ़ा हुआ है, रिक्वायर का मेथड यूज़ करते हैं। class.php की फ़ाइल इंक्लूड करने के बाद अब जब भी आपने किसी क्लास में मौजूद मेथड्स को या प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो आप उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और आप एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डाटा आप भेज सकते हैं और डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। अब हम एक इस यूज़र की क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। अब इसमें मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर की हैं, उसमें नेम है और ईमेल है, और 2 ही मेथड्स डिक्लेयर किए हैं, सेट नेम का और गेट नेम का। अब सेट नेम का मेथड
एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है। जैसे फंक्शंस को आप आर्ग्यूमेंट पास करते थे, इसी तरह हमने सेट नेम के मेथड को यहाँ पर एक वैल्यू एक्सेप्ट करने की पावर दी है कि वो एक वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस मेथड के ज़रिए हम इस क्लास को, इस ऑब्जेक्ट को वैल्यू भेजेंगे और इस मेथड के ज़रिए हम उस वैल्यू को रिट्रीव करेंगे। और जब आपने मेथड्स क्रिएट करने हैं तो उसके अंदर अगर आपको कोई वेरिएबल चाहिए तो आप वो मेथड के फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप प्रॉपर्टीज़ को आउटसाइड द मेथड्स डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद आप उनको उस क्लास में मौजूद तमाम मेथड्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं दिस के कीवर्ड के साथ। ये दिस का कीवर्ड रेफ़र करता है करंट ऑब्जेक्ट को, और दिस के कीवर्ड के बाद आप उस प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे और आप उसकी वैल्यू को या तो मॉडिफाई कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आप उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करना चाहें वो कर सकते हैं। अब हमने इस प्रॉपर्टी को वैल्यू क्या असाइन की है, ये जो इस मेथड को वैल्यू पास हो रही है वो हमने इसको असाइन कर दी है। और गेट नेम में हमने वही नेम की प्रॉपर्टी एक्सेस की है और उसको सिंपली रिटर्न करवा लिया है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं नेम का, और उसके बाद आपने किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कीवर्ड इस्तेमाल करना होता है न्यू, और उसके बाद आप उस क्लास का नेम टाइप करेंगे जो कि है हमारे पास यूज़र। और इसमें केस सेंसिटिव है, आपने जिस केस में क्लास का नेम रखा है आपने एग्जैक्ट उसी केस में इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आप 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देंगे। अब आपके पास नेम के नाम से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है जो कि इंस्टेंस है इस क्लास का, यूज़र की क्लास का। अब इसमें मौजूद मेथड्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक नेम सेट करना चाह रहा हूँ, उसके लिए अब आप उस ऑब्जेक्ट का नेम पास करेंगे, या इसको मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। स्टूडेंट नेम का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और या इसको हम कह लेते हैं सेट नेम। ये ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजियर टू अंडरस्टैंड लग रहा है मुझे कि इस ऑब्जेक्ट में अब हमने इस मेथड के ज़रिए सेट नेम, इस प्रॉपर्टी को एक वैल्यू सेट करनी है। और जब आपने किसी ऑब्जेक्ट में किसी मेथड को एक्सेस करना हो तो आप ये एक माइनस साइन और एक ग्रेटर दैन के साइन से आप एक एरो बनाते हैं, उसके बाद आप उस मेथड का नेम टाइप करते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर है सेट नेम। अब सेट नेम, इसमें अब आप वैल्यू पास करेंगे जो भी आप उसे सेट करना चाह रहे हैं। मैं इसे सेट कर देता हूँ शहजाद। अब हम इस नेम को गेट भी करेंगे, तो वही मेथड फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम पास करेंगे, या इसको मैं मज़ीद कन्वीनियंट आपके लिए बना लूँ, मैं इसको ऑब्जेक्ट ही कह देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो। तो इस ऑब्जेक्ट में अब हमने गेट नेम का मेथड इस्तेमाल करना है, और अब हमने एको करना है गेट नेम को। ओके, तो अब इस का रिज़ल्ट देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो आप देखें वैल्यू सेट हुई और वैल्यू रिट्रीव हुई। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर एक इसी क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट 2। देखिए सेम क्लास है लेकिन हम डिफरेंट वैल्यूज़ इसे भेजेंगे और डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास रिट्रीव होंगी। इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ
इनको नंबरिंग कर लेते हैं, सेट नेम टू। और अब हमने सेकंड ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, और उसमें डिफरेंट वैल्यू पास कर देंगे। और अब गेट नेम टू, यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो हमने वैल्यू सेट की है वो हम रिट्रीव करेंगे। तो आप देखें आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि सेम क्लास है, सेम मेथड्स हैं, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ हम उनको सेंड कर रहे हैं, और डिफरेंट हर ऑब्जेक्ट में डिफरेंट वैल्यू हमारे पास रिट्रीव हो रही है। तो ये है बेसिक, सॉरी फाइल मैंने क्लोज कर दी, उसे ओपन कर लें। तो ये है बेसिक सिंटेक्स और मेथड एक क्लास डिफाइन करने का, और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, और उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट भी कर लिया। अब इस कोड में, इस क्लास में मज़ीद इन्हेंसमेंट्स करते हैं और बाकी की चीज़ों को देखते हैं जो एक क्लास में होती हैं आपके पास। क्लास में अब सेकंड आपके पास हमने एक्सेस मॉडिफायर्स वगैरह भी डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि उनकी एक एग्जांपल भी देख लें। मैं गेट नेम को पब्लिक की बजाय प्रोटेक्टेड कह लेता हूँ। तो अब आप देखें आपके पास एक एरर आ गया कि जी जो मेथड आपने यूज़ किया है वो फैटल एरर है कि जी प्रोटेक्टेड है। तो एक्सेस मॉडिफायर के ज़रिए अब ये फंक्शन सिर्फ इंटरनली इस क्लास के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। इसको दोबारा से पब्लिक कर देते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी क्लास में बड़े सिनेरियो आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें आप मेथड्स डिक्लेयर कर रहे होंगे जिनको आपने आउटसाइड ऑफ दैट क्लास आपने एक्सेस नहीं देनी, कि आउटसाइड ऑफ दैट क्लास के जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और उस ऑब्जेक्ट में वो मेथड एक्सेस किया जा सके। बड़े सारे मेथड ऐसे आप बनाएंगे फ्यूचर में, जब हम कोड करेंगे अपनी एप्लीकेशंस को, रियल टाइम एप्लीकेशन को कोड करेंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे काफ़ी सारे मेथड हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे जो सिर्फ इंटरनली उसी क्लास के अंदर किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे, और हम नहीं चाहेंगे कि उनकी एक्सेस उस क्लास के बाहर हो, तो आप तब एक्सेस मॉडिफायर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट की है। ये दो ऐसे फंक्शन है जो क्लास के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कंस्ट्रक्ट का फंक्शन जब आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है तो उस वक्त वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन करने के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है। और डिस्ट्रक्ट का जो फंक्शन है वो जब आपकी स्क्रिप्ट एग्ज़िट होती है, कोड पूरी वो ऑब्जेक्ट रन हो जाता है, स्क्रिप्ट क्लोज़ हो जाती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद वो लास्ट में आपके पास डिस्ट्रक्ट का फंक्शन इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डिस्ट्रक्ट का फंक्शन बहुत कम इस्तेमाल होता है, नॉर्मली आपके पास कंस्ट्रक्ट का फंक्शन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कि देखें यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें यूज़र कोई नेम पास नहीं करता, ये जो हमने सेट नेम किया है मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ कि अब ना तो इसमें कुछ आएगा ना इसमें कुछ आएगा, क्योंकि इनको कोई वैल्यू सेट ही नहीं हुई स्क्रिप्ट के दौरान। रीलोड करता हूँ तो आपके पास कोई आउटपुट नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अब गेट नेम का ऑब्जेक्ट, तो गेट नेम का मेथड तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गेट नेम के फंक्शन को जो नेम आना है, जो वैल्यू मिलनी है, वो तो सेट ही नहीं की गई। तो आपके पास उस सूरत में ये एक ऐसा बैकअप मेथड होना चाहिए कि अगर आपने किसी मेथड में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ करनी हैं तो आपके पास एक अप्रोच हो, एक फंक्शन हो जो कि अगर कोई वैल्यू पास नहीं की गई तो बाय डिफ़ॉल्ट उन प्रॉपर्टीज़ को कोई वैल्यूज़ आप असाइन कर सकें। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, और कंस्ट्रक्ट का फंक्शन आप बनाने के लिए दो अंडरस्कोर्स लगाते हैं और उसके बाद कंस्ट्रक्ट टाइप करते हैं। ये स्पेल मिस्टेक है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट।
अब यहाँ पर आप कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ को असाइन कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइज होने के ऊपर ऑटोमेटिकली रन होगी, अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन दो प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जब मैंने अभी पहले भी आपको जिक्र किया कि जब आप मेथड्स के अंदर इन प्रॉपर्टीज़ को रेफरेंस करेंगे तो आपने उस प्रॉपर्टी के नेम से पहले दिस का कीवर्ड इस्तेमाल करना है और एक एरो बनाना है और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी का नेम टाइप करेंगे और उसके बाद आप उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं या उसके ऊपर किसी भी किस्म का एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ और दूसरी प्रॉपर्टी को भी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं। ओके, तो अब कंस्ट्रक्ट का फंक्शन क्या करेगा कि जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस क्लास का तो ऑटोमेटिकली इन प्रॉपर्टीज़ को ये वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी। तो अगर कोई यूज़र ने वैल्यू सेट नहीं की है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रिटर्न होंगी उस ऑब्जेक्ट को। जैसे कि ये गेट नेम का हमने फंक्शन बनाया था, मैं गेट ईमेल का भी मेथड यहाँ पर बेसिकली बना लेता हूँ। इसको हम कह लेते हैं गेट ईमेल और इसमें हम ईमेल की वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं गेट ईमेल का और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें से अब मेथड साथ एक्सेस करेंगे गेट ईमेल। तो अब एक ही ऑब्जेक्ट में हमने डिफरेंट मेथड्स भी एक्सेस कर लिए। गेट नेम में हमारे पास गेट नेम का मेथड है और गेट ईमेल में हमारे पास गेट ईमेल का मेथड है। तो अब हम इस कोड को टेस्ट करते हैं। ओके, हमने एको आउट जो है वो गलत किया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं हम। ओके, तो इनमें स्पेस दे लेते हैं हम ताकि आपको पता लगे कि असल में हो क्या रहा है। एक ब्रेक का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, तो अब देखें अब आपके पास नेम की वैल्यू भी आ रही है और ईमेल की वैल्यू भी आ रही है और हमने कोई वैल्यू सेट ही नहीं की है। तो ये जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इस कंस्ट्रक्ट के मेथड के ज़रिए इन प्रॉपर्टीज़ को असाइन हो गई और फिर हमने वो इस्तेमाल कर ली। और अगर कोई वैल्यू सेट की होगी तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह वो वैल्यू मिलेगी। जैसे कि मैं अब इसको एक वैल्यू सेट कर देता हूँ डिफरेंट, तो आप देखें अब आपको वो वैल्यू असाइन होगी। कंस्ट्रक्ट में मौजूद ये तब जब कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई होंगी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनको इन प्रॉपर्टीज़ को ये वैल्यूज़ असाइन कर देगा। लेकिन जब कोई वैल्यू पास की गई है यूज़र की जानिब से, क्योंकि हमने एक पैरामीटर हमने पास किया हुआ है, वैल्यू के एक्सेप्ट कर रहे हैं इस मेथड के अंदर, तो हमने जो वैल्यू सेट की है वो अब उस मेथड में उस प्रॉपर्टी को असाइन हो जाएगी और लेटर ऑन स्क्रिप्ट में जहाँ भी हम ये इस्तेमाल करेंगे वैल्यू, वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगी। अब जैसे मेथड्स पब्लिकली एक्सेसिबल हैं, इसी तरह इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी पब्लिकली एक्सेसिबल हैं। जैसे कि मैं डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट में से नेम की प्रॉपर्टी को प्रिंट करता हूँ तो आप देखिए आपके पास वैल्यू एक्सेस हो रही है। तो अगर तो आप प्रॉपर्टीज़ भी पब्लिक रखना चाह रहे हैं तो आप रख लें, अदरवाइज़ नॉर्मली जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हम उसी क्लास की हद तक रखेंगे। प्रॉपर्टीज़ को हम नहीं एक्सेस देंगे कि वो बाहर एक्सेस की जा सकें उस ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, इसको दोबारा से गेट नेम कर देते हैं।
और अगर आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेसिबल रखना है तो आप उनको पब्लिक कर लें, उनकी एक्सेस पब्लिक कर लें, तो आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेसिबल रख सकते अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। और कंस्ट्रक्ट की तरह ही यहाँ पर मैं कमेंटिंग कर लूँ, डिस्ट्रक्टर का फंक्शन भी लगा लेते हैं। उसके लिए आप डिस्ट्रक्ट लिखेंगे कीवर्ड, और यहाँ पर आप कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर देते हैं जो स्क्रिप्ट के एंड होने के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी एको करवा लेते हैं, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का नेम भी इंक्लूड करवा लेते हैं। तो PHP में अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है जो मैंने अभी यहाँ पर किया है, कंकैटिनेशन के अलावा आप डबल कोट्स के अंदर जब आपने किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करना हो, जैसे हमने प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पर इस्तेमाल करना था, तो आप सिंपली 2 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल या प्रॉपर्टी के नेम को पास करके उसकी वैल्यू को यहाँ पर वो जो हम कंकैटिनेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये डॉट के साथ की है, आप सेम काम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसको अब देखते हैं। ओके, तो देखें, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। इसके साथ भी ब्रेक लगा लेते हैं। ओके, तो ये मैसेज हमारे पास 2 दफ़ा प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हमने सेम क्लास के, तो ये 2 दफ़ा कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास, अगर हम इसमें से एक कमेंट आउट कर दें, तो आप देखें अब आपके पास एक दफ़ा, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुए हैं, तो हर दफ़ा जब वो कोड एग्जीक्यूट कंप्लीशन, उसकी कोड की कंप्लीशन होती है या स्क्रिप्ट एग्जिट होती है, तो वो हर दफ़ा डिस्ट्रक्टर हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ इनिशियलाइज होती हैं कंस्ट्रक्टर के फंक्शन के ज़रिए, इसी तरह डिस्ट्रक्टर के फंक्शन के ज़रिए हर ऑब्जेक्ट की जो उसकी स्क्रिप्ट की, उसके कोड के इख्तिताम के ऊपर आपके पास ये डिस्ट्रक्टर भी इम्प्लीमेंट होगा। ओके, तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को भी हमने साथ ही देख लिया कि एक क्लास में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं और उनको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक और मेथड क्लासेस के अंदर देख लेते हैं, जो कि है स्टैटिक का, जो कि आप क्लासेस और मेथड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टैटिक का मेथड क्या करता है कि जैसे इन प्रॉपर्टीज़ को या इन मेथड्स को एक्सेस करने के लिए आपको उस क्लास का पहले एक इंस्टेंस यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, उसके बाद आप उसके अंदर मौजूद प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर किसी क्लास की मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास एक मेथड इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक का। वो आप एक्सेस मॉडिफायर के बाद किसी भी मेथड या प्रॉपर्टी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टैटिक मेथड को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, या दूसरे अल्फाज में मेथड क्रिएट करते हैं। इसको हम कह लेते हैं पब्लिक, उसके बाद स्टैटिक, और उसके बाद हम उस मेथड को या फंक्शन को नेम देते हैं। इसको हम स्टैटिक मेथड ही कह लेते हैं, और उसमें सिंपली हम एको कर लेते हैं कोई स्टेटमेंट स्टैटिक मेथड, और यहाँ पर हम साथ फंक्शन लिखना भूल गए हैं, सॉरी। तो एक्सेस मॉडिफायर के बाद हमने स्टैटिक का मेथड इस्तेमाल किया, और उसके बाद वो फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया स्टैटिक मेथड के नाम से। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। अब आप इस मेथड को ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर ही आउटसाइड ऑफ दिस क्लास आप एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ।
अब आप क्या करेंगे कि आप सिंपली पहले मैं इसको एको की बजाय रिटर्न कर लूँ कि हम यहाँ पर एको नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू को मैनुअली यहाँ पर एको करेंगे, यानी कि उससे सिर्फ हम वैल्यू रिटर्न ले रहे हैं और यहाँ पर एको करेंगे। अब यहाँ पर स्टैटिक के नाम से वेरिएबल बनाते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्लास का नेम पास करेंगे। उसके बाद आप 2 कॉलन लगाएंगे और अब उस मेथड का नेम पास कर देंगे जो कि है हमारे पास स्टैटिक मेथड, और अब इसे एको कर लेते हैं। तो देखें आपके पास स्टैटिक मेथड आ गया। तो मैं ये डिस्ट्रक्टर को कमेंट कर लेता हूँ। तो आप देखें आपके पास अब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किए बगैर या ऑब्जेक्ट बनाए बगैर आप उस क्लास में मौजूद मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपने उसके एक्सेस मॉडिफायर के बाद स्टैटिक का मेथड इस्तेमाल करना है और सिंपली आपका वो जो मेथड है या जो प्रॉपर्टी है वो एक्सेसिबल होगी विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। अब हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करते हैं अपने इस लेक्चर को और क्लासेस में इस्तेमाल होने वाले एक और फीचर को, एक और मेथड को स्टडी करते हैं जो कि है नेम स्पेसिंग का। अब नेम स्पेसिंग आपके पास किसी भी किस्म के क्लास नेम कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए होती है। जैसे आपने क्लास एक यूज़र की क्रिएट कर ली और ये क्लास किसी और फाइल में भी या किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस सेंस में ले लेंगे, जैसे आप वर्डप्रेस का कोई प्लगइन या थीम बना रहे हैं या प्लगइन बना रहे हैं, तो प्लगइन में जब आपने एक क्लास नेम यूज़ किया है और वो किसी और प्लगइन ने भी इस्तेमाल किया हुआ है सेम क्लास नेम, तो आपके पास मसला हो जाएगा। उससे बचने के लिए या आप सेम नेम की 2 डिफरेंट पर्पस के लिए क्लासेस बनाना चाह रहे हैं, आप यूज़र की इस क्लास में सिर्फ यूज़र का डाटा फैच करना चाह रहे हैं और आप एक और यूज़र की क्लास बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप यूज़र को डाटा, यूज़र के कोई डाटा उसका इंसर्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि 2 सेम क्लासेस नेम है लेकिन उनका पर्पस डिफरेंट है। तो आप उनको कैसे टैकल करेंगे कि आप नाम भी सेम रखना चाह रहे हैं या नेम कॉन्फ्लिक्ट किसी और, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है एक प्लगइन की जो कि एक वर्डप्रेस डेवलपर्स के लिए बड़ी कॉमन है। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, उस सूरत में PHP आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कि आप नेम स्पेस के मेथड को इस्तेमाल करते हुए सेम क्लास नेम रख सकते हैं 2 क्लासेस का, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट भी नहीं करेंगी और आप उनके ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए आप सिंपली जो जहाँ पर आप अपनी क्लास डिफ़ाइन कर रहे हैं उसके ऊपर आप नेम स्पेस का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और सिंपली इसको कोई नेम स्पेस यूनिक असाइन कर देंगे। इसको आप इतना यूनिक रखें कि दूसरे किसी प्लगइन के साथ इसका कन्फ्लिक्ट ना हो। मैं प्लगइन किस सेंस में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एज ए वर्डप्रेस डेवलपर हूँ और आपको ये PHP सिखा रहा हूँ। तो नॉर्मली हमारा जो थीम और प्लगइन डेवलपमेंट का कोर्स है, अगर आप उसको भी देख रहे हैं तो ये चीज़ें मज़ीद आपको वहाँ पर क्लियर होंगी। और PHP में भी जब आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाते जाएंगे तो आपके पास फिर फर्दर आपको रिक्वायरमेंट्स आपकी होंगी कि आप नेम स्पेसेस को इस्तेमाल करें। अब मैं यहाँ पर इसको एक नेम स्पेस दे लेता हूँ डाटा की, और इसी फाइल की मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ। इसको मैं कह लेता हूँ क्लास 2.php और इसमें मैं नेम स्पेस डिफरेंट दे देता हूँ एक्शंस। अब आप नोट करें क्लास नेम दोनों फाइल्स में सेम है। मैं यहाँ से दूसरी फाइल भी ओपन कर लेता हूँ और आपने मेक श्योर करना है कि जो नेम स्पेस का मेथड है, ये कीवर्ड है, ये सबसे पहली लाइन आपके कोड में PHP की ओपनिंग
के बाद सबसे पहली लाइन यही होनी चाहिए आपके पास, कोई किसी किस्म का एको या कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेम स्पेस का कीवर्ड सबसे पहला आपका होना चाहिए। अब देखिए क्लास नेम सेम है लेकिन इनके नेम स्पेसिस डिफरेंट हैं, इसका एक्शंस है और इसका डेटा है। और यहाँ पर मैं दूसरी फाइल भी इंक्लूड कर लेता हूँ, यानी कि अब यहाँ पर दोनों क्लासेस आ रही हैं, क्लास 2.php। इसको टेस्ट करते हैं। तो आप देखें अब आपके पास एरर आ गया, क्योंकि जब आपने नेम स्पेसिस इस्तेमाल कर लिए हैं तो अब ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हुए आपके पास आप ये इस नाम से दो क्लासेस हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं भी क्रिएट करता तो यहाँ पर आपके पास बंच ऑफ अदर एरर्स आ जाएंगे। तो अब दो क्लासेस हैं। अगर मैं इस सारे कोड को फ़िलहाल कमेंट करता हूँ और यहाँ से भी नेम स्पेस को कमेंट करता हूँ, अब देखिए आपके पास क्या एरर आया, कैन नॉट डिक्लेयर क्लास यूज़र बिकॉज द नेम इज़ ऑलरेडी यूज्ड। और जैसे ही मैंने नेम स्पेसिस को अनकमेंट किया तो आपके पास कोई एरर नहीं है। अब क्लासेस डिफाइन हो रही हैं लेकिन सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। तो अब आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? अब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए उससे पहले अपनी उस नेम स्पेस को भी इस्तेमाल करेंगे कि आप किस यूज़र की क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। आप एक्शंस वाली फाइल में या एक्शंस वाली नेम स्पेस में मौजूद यूज़र्स की क्लास का बनाना चाह रहे हैं या आप डाटा वाली नेम स्पेस में मौजूद यूज़र की क्लास का बनाना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर पहले वो नेम स्पेस पास करेंगे और एक फॉरवर्ड स्लैश होती है आपके पास, बैक स्लैश होती है, ये बैक स्लैश यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे और अब आपके पास आपका सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, तो लाइन नंबर 22 पर चूँकि देखें अब हमने स्टैटिक का मेथड यहाँ पर सिंपली इस्तेमाल किया था, तो चूँकि वो क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती है यहाँ पर हम ये लगाते हैं। तो आप देखें अब आपके पास स्टैटिक का मेथड भी, यानी कि आपको उस क्लास के नेम से पहले वो नेम स्पेस बतानी होगी कि किस नेम स्पेस की क्लास का आप स्टैटिक मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने सॉरी वो फाइल क्लोज हो गई, एक्शंस की नेम स्पेस में मौजूद इस क्लास को यूज़ करना है तो आप इससे पहले वो एक्शन का नेम स्पेस इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सो ऑन। जैसे कि यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और ये ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज करते हैं। ओके,
ओके। अब आपके पास दो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम क्लास नेम डिफरेंट फाइल्स में है और डिफरेंट मेथड्स हैं, और जो कि एक ही फाइल में हमारे पास काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने कोड को मोर ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने कोशिश की कि जितने चीज़ें आपको बेसिक स्टार्ट में पता होनी चाहिए वो आपको बताती जाएं। और साथ ही एक लास्ट चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास चाइल्ड क्लास का कंसेप्ट है, जो कि एक पेरेंट क्लास से सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को इनहेरिट करती है और उसमें फिर मज़ीद आप मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि जो चाइल्ड क्लास होती है उसमें पेरेंट क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर आप उसमें फ़र्दर इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास जो क्लास है यूज़र की, हम इसे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं और उसमें हम एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। यानी कि ये हम इस क्लास को छेड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन हम एक नई क्लास, या कह लें कि आपने किसी की स्क्रिप्ट इस्तेमाल की है PHP के और उसमें आप उस पेरेंट क्लास को नहीं छेड़ना चाह रहे, या इन केस आप वर्डप्रेस के प्लगइन बना रहे हैं तो आप किसी दूसरे प्लगइन के क्लास इनहेरिट करते हैं। जैसे वर्डप्रेस की स्टैंडर्ड क्लासेस होती हैं विजेट्स की, जब आपने अपना विजेट बनाना होता है तो आप वही मेन क्लास इनहेरिट करते हैं और अपनी क्लास नेम के ज़रिए उसमें वैल्यूज़ और मेथड्स पास करके, कुछ डाटा पास करके अपना विजेट क्रिएट करते हैं। तो जब आपने चाइल्ड क्लास बनानी हो जिसमें पेरेंट क्लास की तमाम खसूसियात मौजूद हों, लेकिन उसमें फिर फर्दर आप अपनी इन्हेंसमेंट करना चाह रहे होते हैं या अपना मज़ीद कोड लिखना चाह रहे होते हैं, जैसे कि ये क्लास 2.php है, या हम एक नई फाइल बना लेते हैं। इसको हम कह लेते हैं चाइल्ड क्लास .php। और अब हम एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास यूज़र ईमेल, और अब आप कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे एक्सटेंड्स, और उसके बाद आप क्लास नेम टाइप करेंगे, अपनी पेरेंट क्लास का नेम टाइप करेंगे जो कि है यूज़र। अब यहाँ पर हम जो भी मेथड डिफ़ाइन करेंगे, अब इस क्लास में, इस यूज़र ईमेल की क्लास में यूज़र की क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज़ और तमाम मेथड्स मौजूद हैं। लेकिन एक और काम आपने यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि हमने नेम स्पेसिंग का कंसेप्ट डिस्कस करते हुए जो डिफरेंट फाइल्स में सेम क्लास बनाई है, तो जैसे आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हुए बताना होता है, इसी तरह आपने, अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं उस क्लास को जिसकी नेम स्पेसिंग के ज़रिए सेम क्लास नेम वाला कंसेप्ट आपने रखा हुआ है, तो उस सूरत में आपको यहाँ पर भी साथ उसकी नेम स्पेस बतानी होगी कि किस नेम स्पेस को आपने हर जगह जहाँ पर भी उस क्लास को यूज़ करना है वहाँ पर आपको साथ बताना होगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसको हम कहते हैं पब्लिक फंक्शन सेट ईमेल। और इसमें हम आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे एक ईमेल का, और यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी बनाते हैं। बल्कि प्रॉपर्टी नई बनाने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र में हमारे पास ईमेल की प्रॉपर्टी मौजूद है। और अब हम इस प्रॉपर्टी को ये नई वैल्यू असाइन करेंगे। अब यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं, इसको हम कह लेते हैं ऑब्जेक्ट 3। अब चूंकि जो चाइल्ड क्लास है
उसमें हमने नेम स्पेस इस्तेमाल नहीं किया, तो हम डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और जैसे गेट नेम हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, या गेट ईमेल को यहाँ से हम कट कर लेंगे और यहाँ पर ले आते हैं। ओके, और अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास गेट ईमेल नहीं है, तो हम यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देंगे। और यहाँ पर हम सेट ईमेल में ऑब्जेक्ट 3 से सेट ईमेल का मेथड इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर अपनी कोई वैल्यू पास कर देंगे। और इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कमेंटिंग में मैं इसलिए कोड रहने दे रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज फाइल्स में हेल्प हो, आपको पता लगे कि क्या आप हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था। अब गेट ईमेल में हम ऑब्जेक्ट 3 से, अब ऑब्जेक्ट 2 में हमारे पास गेट ईमेल का मेथड नहीं है, या ऑब्जेक्ट में भी हमारे पास गेट ईमेल का मेथड नहीं है। तो अब क्या काम हुआ कि हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई यूज़र ईमेल के नाम से, जिसने एक्सटेंड्स किया या इनहेरिट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स यूज़र्स की पेरेंट क्लास से। और इसमें हमने 2 नए मेथड्स डिफाइन कर दिए, सेट ईमेल का और गेट ईमेल का। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स वही हैं जो इस क्लास में मौजूद हैं, लेकिन इजाफा हमने क्या किया कि हमने 2 नए मेथड्स इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिए, सेट ईमेल और गेट ईमेल का। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। यूज़र ईमेल नॉट फाउंड का एरर आ गया हमारे पास, वो इसलिए क्योंकि हमने उस फाइल को तो इंक्लूड करवाया ही नहीं इसमें। तो हमने चाइल्ड क्लास की फाइल भी तो इंट्रोड्यूस करानी है, यहाँ पर इंक्लूड करवानी है, सॉरी। तो आप देखें, अब आपके पास चाइल्ड क्लास में भी मौजूद मेथड इस्तेमाल काम कर रहे हैं। ये देखें, इसमें जो हमने वैल्यू सेट की है वो आ रही है। तो इस तरह से आप चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं पेरेंट क्लासेस की, जो कि पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटीज़ को इनहेरिट करेगी और उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इस मेथड को सेम आप वर्डप्रेस के प्लगइन डेवलपमेंट में जब जाएंगे, प्लगइन डेवलपमेंट का कोर्स अगर आप देखते हैं, प्लगइन बनाना चाहते हैं, तो उसमें फिर ये चीज़ें आपके काम आएंगी कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि अगर आप किसी दूसरे प्लगइन की फंक्शनैलिटी को उसकी क्लास को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। जैसे आप किसी प्लगइन की एक्सटेंशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंटर प्लगइन है और आप उसका कोई विजिट या उसकी एक्सटेंशन बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें काफ़ी सारी उनकी क्लासेस को आपको इनहेरिट करना होता है और उसके बाद अपनी नई क्लास बनाकर उसमें आपने कोड अपना इंक्लूड करवाना होता है। या वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड विजेट्स बना रहे हैं या वर्डप्रेस की अवेलेबल क्लासेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप अपनी चाइल्ड क्लासेस बनाते हैं जो कि पेरेंट क्लास से सारी फंक्शनैलिटीज़ इनहेरिट करते हैं और फिर फर्दर आप उसमें अपना कोड या अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें, जो भी आपने करना हो। तो ये आई थिंक मैंने कोशिश की कि आसान अल्फाज में ईज़ी टू अंडरस्टैंड वे में आपको जितनी भी बेसिक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास से रिलेटेड वो आपको क्लियर कर दूं, ताकि फिर फ्यूचर में जब हम एक रियल टाइम एप्लीकेशन बनाने की तरफ जाएंगे तो आपको यही चीज़ें हम बार बार इस्तेमाल करेंगे और बार बार फिर आपको मज़ीद समझने में भी आसानी होगी। और जब आप कोई फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में, लारावेल, कोऑर्डिनेटर वगैरह, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क्स हैं। और उनको समझने के लिए या उन ट्यूटोरियल्स की तरफ बढ़ने के लिए कोऑर्डिनेटर या लारावेल की तरफ आप लोगों को लेके जाने से पहले ये आपको बेसिक्स चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। इसकी एक्सरसाइज फाइल्स कोर्स के पेज पे आपको अवेलेबल हैं। इससे रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आप
फेसबुक पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। ये बारहा मैं वीडियोस में कहता हूँ कि फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर क्वेश्चंस पोस्ट करें। मुझे पर्सनल मैसेजेस पर, पर्सनल स्पेस के ऊपर जो है वो अगर आप मैसेंजर में मैसेज करेंगे या WP अकेडमी के पेज पर आकर मैसेज करेंगे तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं आपको हर जगह पर फैसिलिटेट कर सकूं। तो ग्रुप में पोस्ट करने की एक तो रीज़न ये है कि बाकी मेंबर्स को अगर कोई मसला आ रहा है तो उनका भी मसला सॉल्व हो जाता है और बाकी मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आप भी दूसरों की हेल्प करें। तो हमेशा ग्रुप में जाकर क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं आपने। प्राइवेट स्पेस के ऊपर आपने मैसेज करके बाद में एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं रिप्लाई करूँगा, फिर अगर रिप्लाई नहीं करता तो आप कहेंगे जी वाह क्या उस्ताद है, ये तो जी वाह बड़ा मगरूर उस्ताद है, बड़ा ये है। तो इस तरह की बातें मैं फिर नहीं सुनता। मैं जो है ना वो सिंपल मेरे पास हाल ये होता है कि उस बंदे को मैं इग्नोर कर दूं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस बेसिक चीज़ों की समझ आई होगी और इसकी आप प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और W3 स्कूल्स वगैरह पर जाकर अब इस लेक्चर को देखने के बाद आप W3 स्कूल्स का मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। क्लासेस का जितने भी बाकी एक दो चीज़ें, तीन चीज़ें जो हमने डिस्कस नहीं की हैं, जो अभी मैं नहीं समझ रहा था कि यहाँ पर ज़रूरी हैं, उनको भी आप जाकर स्टडी कर लें और उसके कोड को टेस्ट कर लें अपनी एग्जाम्पल्स में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं PHP के नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद किसी एडवांस टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।